हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट का, जो इंस्टीट्यूट ने एमटीपी सेट 1 इश्यू किया था और उसके सॉल्यूशन भी इंस्टीट्यूट ने इश्यू कर दिए हैं। तो जो इंस्टीट्यूट ने सेट 1 का क्वेश्चन पेपर इश्यू किया और उसके सॉल्यूशन जो थे, तो सॉल्यूशन आज हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये है आपका क्वेश्चन पेपर जो इंस्टीट्यूट ने एमटीपी इश्यू किया है दिसंबर 2022 के लिए। फाइनल एग्जामिनेशन सिलेबस 2016 के लिए पेपर नंबर 15 जो कि एससीएम है। ये क्वेश्चन पेपर था। पहले अगर मैं आपको क्वेश्चन पेपर का एक बार पैटर्न बता दूं तो सर 3 घंटे का पेपर होता है, अपना 100 नंबर का पेपर होता है। पार्ट 1 है और पार्ट 2 है। पार्ट 1 में एससीएम के अंदर 2-2 नंबर के 10 एमसीक्यू आते हैं। 2-2 नंबर के 10 एमसीक्यू आते हैं, जिसमें मोस्ट ऑफ द एमसीक्यूज प्रैक्टिकल होते हैं, कुछ आपको थ्योरी भी देखने को मिलते हैं। और पार्ट 2 जो होता है उसमें आपको 7 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, उसमें से आपको 5 अटेम्प्ट करने। क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक 7 क्वेश्चन हो गए टोटल, उसमें से आपको 5 अटेम्प्ट करने। मतलब आपको सीधी सीधी 2 क्वेश्चंस की चॉइस मिल जाती है और हर क्वेश्चन की जो वेटेज है 16-16 नंबर की रहेगी। और ये 16-16 नंबर के जो क्वेश्चन है ये सिंगल क्वेश्चन नहीं है, इसमें पार्ट्स होते हैं। लाइक आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 2 में 2 पार्ट कर दिए, ए और बी। 10 नंबर का एक कर दिया, 6 नंबर का एक कर दिया। सिमिलरली थर्ड में आप देख सकते हो ए और बी 2 पार्ट कर दिए, 8-8 नंबर के। फोर्थ में फिर 2 पार्ट कर दिए, 8 नंबर का प्रैक्टिकल, 8 नंबर का एक थ्योरी अटैच कर दिया इसके अंदर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में 8-8 नंबर के 2 पार्ट। क्वेश्चन नंबर 6 में भी 8-8 नंबर के 2 पार्ट। क्वेश्चन नंबर 7 में भी 8-8 नंबर के 2 पार्ट। और लास्ट क्वेश्चन नंबर 8 थ्योरी रहता है। अब एससीएम में अगर कोई बच्चा चाहता तो देखो हर कोई है, लेकिन अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो तो 100 में से 100 नंबर भी आप लेकर आ सकते हो। कैसे सर? मुझे क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 में चॉइस मिलती है 2 क्वेश्चन स्किप करने। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 8 को स्किप करता हूं जो कि थ्योरी क्वेश्चन है, और इसके अलावा एक मैं अगर स्किप करता हूं क्वेश्चन नंबर 4, क्योंकि इसमें भी 8 नंबर का एक थ्योरी है, तो इसके अलावा जो 5 क्वेश्चन है वो तो सर 16 इंटू 5 80 मार्क्स के प्रैक्टिकल है। अगर मेरा प्रैक्टिकल स्ट्रांग है तो 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स भी मैं लेकर आ सकता हूं। और पहला जो पार्ट है उसमें तो सर 10 एमसीक्यू है 2-2 नंबर के। सही है तो 20 में से 20 नंबर आएंगे ही, गलत है तो नहीं आएंगे। मतलब यह है कि अगर आपका प्रैक्टिकल पोर्शन स्ट्रांग है तो इस पेपर के पैटर्न के अकॉर्डिंगली अगर हमारा एग्जाम पेपर आए, जो कि नॉर्मली आएगा, तो इसके अंदर 80 मार्क्स का वो, और ये जो 20 मार्क्स है इसमें भी 16 मार्क्स का प्रैक्टिकल पोर्शन है। मतलब 96 मार्क्स का तो प्रैक्टिकल पोर्शन है और 4 नंबर का केवल और केवल आपको थ्योरी अटेम्प्ट करना पड़ रहा है। तो उन स्टूडेंट्स को मैं मेनली यहां पे बताना चाहूंगा जो थ्योरी के पीछे पड़े रहते हैं। थ्योरी के पीछे एससीएम में पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि एससीएम का मोस्ट ऑफ द पेपर जो अपना आता है वो प्रैक्टिकल बेस्ड पेपर आता है। हालांकि हम अपनी वीडियोस के अंदर थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल एज पर योर स्टडी मटेरियल जो भी होता है कवरेज करवाते हैं, बट फिर भी मैं कहता हूं स्मार्ट स्टडी अगर आपको करनी है तो आप प्रैक्टिकल पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करो, थ्योरी को आप स्किप कर सकते हो। करना है ऐसा नहीं कह रहा मैं, कर सकते हो अगर आपका प्रैक्टिकल स्ट्रांग है तो। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके से जो एमटीपी सॉल्यूशंस डिस्कशन है, एग्जाम के जो क्वेश्चन पेपर है उनके सजेस्टेड आंसर का सॉल्यूशंस हैं, रिवीजन सीरीज हैं, ये सब हम लेकर आते हैं आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके अलावा अगर आप हमारे क्लासेस बाई करना चाहते हैं तो बाई भी कर सकते हो। नीचे जो स्क्रॉल बार चल रहा है उसमें वेबसाइट, मोबाइल ऐप, कॉन्टेक्ट नंबर सब कुछ मेंशन है, आप उन पे कांटेक्ट करके क्लासेस भी बाई कर सकते हो। रीजनेबल प्राइसेस होते हैं, मार्केट के कंपटीशन के अकॉर्डिंगली अगर आप देखोगे हमारे प्राइसेस काफी ज्यादा रीजनेबल होते हैं। बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन, कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपका स्किप ना हो। फ्री टेस्ट सीरीज भी हम कंडक्ट करते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल के थ्रू।
टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, वहां से आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन विद सॉल्यूशंस। सॉल्यूशन भी इंस्टीट्यूट ने इश्यू कर दिए हैं, तो वहीं से मैं आपके साथ सॉल्यूशन डिस्कस करूंगा। पार्ट 1 में आंसर क्वेश्चन नंबर 1 विच इज कंपलसरी। पहला क्वेश्चन है जो कि कंपलसरी रहेगा। 20 नंबर का ये क्वेश्चन है, 2-2 नंबर के 10 एमसीक्यू हैं। क्वेश्चन नंबर 1, चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस गिविंग जस्टिफिकेशन। आपको जस्टिफाई भी करना है, ये नहीं कि केवल और केवल ए बी लिख देना है, नहीं, आपको प्रॉपर आंसर प्रेजेंट करना है इसका। पॉइंट नंबर 1, द स्टॉक कंट्रोल डेटा एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द रिकॉर्ड्स ऑफ मटेरियल ए आर। सर एनुअल यूसेज गिवन है 3600, आपको ए पता चल गया। कॉस्ट पर यूनिट है 100 रुपए। कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर आपको ओ पता चल गया। स्टॉक होल्डिंग कॉस्ट है 20% ऑफ द ओवरऑल स्टॉक वॉल्यूम। तो सर कॉस्ट पर यूनिट का होता है, सिंपल कहूं तो 100 का 20%, 20 रुपए आपका कैरिंग कॉस्ट आ जाएगी। लीड टाइम 1 मंथ, कोई रेलेवेंसी नहीं है क्योंकि क्वेश्चन की डिमांड केवल ईओक्यू है। यहीं पे अगर इसको सॉल्व कर दिया जाए तो सर ईओक्यू का फॉर्मूला होता है 2AO अपॉन में C, पूरा फॉर्मूला अंडर रूट में। तो सर अंडर रूट में 2 इंटू ए गिवन है 3600 इंटू ओ गिवन है आपका 40 रुपए, डिवाइडेड बाई सी आपने कैलकुलेट कर लिया 20 रुपीज। तो यहां से आपको इजीली आपका आंसर मिल जाएगा, और ये आ रहा है सर 120 यूनिट्स। तो डी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, सेकंड, बी लिमिटेड प्रोड्यूसेस ए प्रोडक्ट विच इज सोल्ड एट ए प्राइस ऑफ 160। सेलिंग प्राइस पता चल गया, वेरिएबल कॉस्ट है 64, तो सेलिंग प्राइस में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करके कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ जाएगा। द बी लिमिटेड की फिक्स्ड कॉस्ट है 23,04,000। इट ऑपरेट्स एट ए मार्जिन ऑफ सेफ्टी 40% है। डिराइव द टोटल सेल ऑफ द कंपनी। तो सर सिंपल सी बात यह है कि आप ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट कर लो, जिसका फॉर्मूला होता है फिक्स्ड कॉस्ट 23,04,000 डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 160 माइनस 64 96। तो आपको यहां से पहले आपका ब्रेक इवन पॉइंट पता चल जाएगा जो कि 24,000 है। और सर अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी 40% है तो इसका मतलब यह है कि ब्रेक इवन पॉइंट 24,000 यूनिट जो है ये 60% को इंडिकेट करती है टोटल सेल्स का। तो सर टोटल सेल आ जाएगी आपकी 24,000 डिवाइडेड बाई 60%, दैट विल कम 40,000 यूनिट आपका आंसर होगा। 40,000 यूनिट्स विल बी योर आंसर। इसके बाद थर्ड की अगर मैं बात करूं तो कहते हैं फॉर ए लर्निंग कर्व परसेंटेज ऑफ 80%, 80% का लर्निंग कर्व है। कैलकुलेट द टाइम टू बी टेकन टू कंप्लीट द फोर्थ यूनिट ऑफ ए 12 यूनिट जॉब इन्वॉल्व इन द असेंबली लाइन। 12 यूनिट में चौथी यूनिट जो उसका टाइम बताओ। अगर इनिशियल यूनिट में 80 घंटे लगते हैं तो सर लर्निंग कर्व का कॉन्सेप्ट कहता है डबल, 1 2 4। अगर पहली यूनिट में 80 घंटे लग रहे हैं तो सेकंड पे जब जाओगे तो 80 का 80% 64 हो जाएगा। 4 पे जब जाओगे तो 64 का 80% हो जाएगा 51.2। तो सर 51.2 आपका आंसर है, लेकिन आप देखोगे ऑप्शन के अंदर 51.2 तो है ही नहीं, तो ये प्रिंटिंग मिस्टेक है ऑप्शंस में। मेरे हिसाब से ये जो ए है 51.52, ये 51.2 होना चाहिए। आपको एश्योरेंस दिलाने के लिए एक बार इंस्टीट्यूट ने जो सॉल्यूशन दिया है वो मैं आपको दिखा देता हूं ताकि आप सेटिस्फाइड हो जाओ। तो सर 51.2 ही आंसर आएगा। ये इंस्टीट्यूट ने यहां पे प्रिंटिंग मिस्टेक करी है छोटी सी, ये 51.52 ना होकर 51.2 होगा। अकॉर्डिंगली ए विल बी योर आंसर। नेक्स्ट, फोर्थ, इफ द पीवी रेशियो अगर आपका 50% हो, मार्जिन ऑफ सेफ्टी अगर आपका 40% हो, व्हाट इज द ब्रेक इवन सेल्स बताओ। अगर आपकी सेल्स वॉल्यूम 50 लाख है तो सर सिंपल सी बात यह है कि अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी 40% है तो ब्रेक इवन पॉइंट आपका 60% होगा। ब्रेक इवन पॉइंट आपका 60% होगा। तो सर सेल कितनी गिवन है, सेल आपके पास 50 लाख गिवन है, तो 50 लाख का 60% 30 लाख रुपए आपका ब्रेक इवन पॉइंट होगा। बी विल बी योर करेक्ट आंसर। बी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द रिकॉर्ड्स ऑफ वीवी लिमिटेड। आपके पास 60% और 80% पे वेरिएबल और फिक्स्ड कॉस्ट गिवन है। अगर मैं इसका टोटल करूं तो सर मेरी 60% पे टोटल कॉस्ट आती है 64,000, जबकि 80% पे ये मेरी कॉस्ट आती है
76,000। तो 20% का डिफरेंस है। तो क्वेश्चन जानना चाहता है व्हाट इज द डिफरेंशियल कॉस्ट फॉर 20% कैपेसिटी। सर दोनों का डिफरेंस बताना है, 12,000 रुपए आपका आंसर होगा। सी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, PQ लॉज हैज ए कैपेसिटी ऑफ 100 तो सिंगल रूम्स है, 20 डबल रूम्स है। एवरेज ऑक्यूपेंसी इज 70% फॉर 365 डेज ऑफ द ईयर। 70% ऑक्यूपेंसी रहती है, पूरे 365 दिन ओपन रहता है। द रेंट फॉर ए डबल रूम इज कैप्ट एट 150% ऑफ ए सिंगल रूम। जो सिंगल रूम का रेंट होता है उससे 150 गुना रेंट होता है डबल रूम का। क्वेश्चन जानना चाहते हैं व्हाट इज द टोटल रूम ऑक्यूपेंसी डेज इन ए ईयर इन टर्म्स ऑफ सिंगल रूम। तो सर सिंगल रूम 100 तो एक गिवन है, जो डबल रूम है उसको सिंगल रूम में कन्वर्ट कर लो। 20 डबल रूम्स है, अगर डबल रूम का रेंट 150% होगा तो ये 150% के इक्वल होगा। तो 20 को जब 150% करोगे तो ये 30 बनते हैं। तो 130 रूम है सर एक तरीके से सिंगल रूम के कन्वर्जन में। आपका ऑक्यूपेंसी रहती है 70%, ये नंबर ऑफ रूम्स हो गए। अगर आपको रूम डेज चाहिए तो मल्टीप्लाई कर लो डेज से 365 से, अकॉर्डिंगली आपको आपका आंसर पता चल जाएगा जो कि कैलकुलेट होके आएगा 33215। ए विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 7, AR लिमिटेड मेक्स एंड सेल्स 9,000 यूनिट ऑफ ए प्रोडक्ट। कंपनी 9,000 यूनिट बनाकर बेच रही है, प्रॉफिट कमा रही है 10,000 का। वेर इज इन केस ऑफ 7,000 यूनिट इट विल लूज रुपी 10,000 इंस्टेड। कहते हैं कंपनी जब 9,000 यूनिट बनाकर बेचती है तो 10,000 का प्रॉफिट कमाती है। यही जब कंपनी 7,000 यूनिट बनाकर बेचती है तो 10,000 का लॉस है। तो इसका मतलब 2,000 यूनिट के डिफरेंस से 20,000 का डिफरेंस आ जाता है। ध्यान देना ये प्लस है 10,000, ये माइनस है 10,000, तो दोनों का डिफरेंस निकालोगे तो प्लस माइनस 20,000 हो जाएगा। द नंबर ऑफ यूनिट्स टू ब्रेक इवन, ब्रेक इवन पॉइंट निकाल के बताना है, वो भी यूनिट्स में। तो सर सबसे पहले आप कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाल सकते हो जिसका फॉर्मूला होता है चेंज इन प्रॉफिट, जो कि 20,000 आएगा क्योंकि एक प्लस फिगर है एक माइनस फिगर है। अगर आप कैलकुलेटर में 10,000 माइनस 10,000 करते हो तो वो 20,000 हो जाता है। डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स का चेंज कितना है 2,000, तो सर 10 रुपए पर यूनिट आपका कंट्रीब्यूशन आ गया। इसके बाद ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला होता है फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो आपको फिक्स्ड कॉस्ट निकालनी पड़ेगी, उसके लिए आप सेल का फॉर्मूला अप्लाई करोगे, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अपॉन में कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। सर अगर मैं 9,000 यूनिट की सेल पिक करूं तो यहां से फिक्स्ड कॉस्ट निकाल सकता हूं 10,000 का प्रॉफिट और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 10 रुपए है। तो यहां से आपको फिक्स्ड कॉस्ट पता चल जाती है 80,000 रुपए की। 80,000 रुपए आपकी फिक्स्ड कॉस्ट है और कंट्रीब्यूशन 10 रुपए है, तो ब्रेक इवन पॉइंट आपका 8,000 यूनिट्स होगा। तो सर 8,000 यूनिट्स, बी विल बी योर करेक्ट आंसर। बी विल बी योर करेक्ट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट नंबर 8 सिंपल है। कहते हैं इफ प्रोजेक्ट FR हैज ए NPV ऑफ 60 लाख। एक प्रोजेक्ट है FR जिससे NPV हम कमा सकते हैं 60 लाख का। एक दूसरा प्रोजेक्ट है CR जिससे हम NPV कमा सकते हैं 1 करोड़। तो ऑफ कोर्स आपके सामने जब सिलेक्शन होगा तो आप 1 करोड़ के लिए जाओगे। क्वेश्चन जानना चाहता है कैलकुलेट द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इफ प्रोजेक्ट CR इज एक्सेप्टेड। अगर हम ये यहां पे ब्लैंक कुछ नहीं है, कैलकुलेट द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इफ प्रोजेक्ट CR इज एक्सेप्टेड। अगर आप प्रोजेक्ट CR लेते हो तो उस सिचुएशन में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी, सर FR सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, तो 60 लाख मुझे सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे, ये आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। तो बी विल बी योर करेक्ट आंसर 60 लाख। ये 8 MCQ तो आपके प्रैक्टिकल है और मेरा पास्ट एक्सपीरियंस यही कहता है कि SCM के पेपर में जो हमारा 20 मार्क्स का MCQ वाला पोर्शन आता है उसमें ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ही आते हैं। अगर आप पीछे के पेपर्स देखोगे दिसंबर 19 से लेकर जून 17 तक के, क्योंकि दिसंबर 19 के बाद ऑनलाइन हमारे एग्जाम हुए थे, उसमें इंस्टीट्यूट ने पेपर का पैटर्न हर बारी चेंज कर दिया था, पर दोबारा से ऑफलाइन एग्जाम लेकर आए हैं तो सेम पैटर्न रखा है जो दिसंबर 19 और उससे पहले था। तो उसमें अगर आप एनालाइज करते हो तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही ज्यादा आते हैं एमसीक्यू में और बेसिक क्वेश्चंस आते हैं। तो ये 20 मार्क्स जो है ये मैं यही कहूंगा बोनस है। ये 20 मार्क्स नॉर्मली वो क्वेश्चंस होते हैं जो किसी भी चैप्टर का बिल्कुल बेसिक होता है। नेक्स्ट जो 2 MCQ गिवन है 9 और 10, ये थ्योरी गिवन है। 9th है ओपी लिमिटेड इज ए सुपरमार्केट ग्रुप
द फॉलोइंग कॉस्ट आर इनकर्ड बाय ओपी लिमिटेड, द बॉट इन प्राइस ऑफ द गुड, इन्वेंट्री फाइनेंस कॉस्ट, सेल्फ रिफिलिंग कॉस्ट और कॉस्ट ऑफ रीपैकिंग और पैकआउट प्रायर टू स्टोरेज बिफोर सेल। क्वेश्चन क्या जानना चाहते हैं, कहते हैं ओपी लिमिटेड इज कैलकुलेटिंग द डायरेक्ट प्रोडक्ट प्रॉफिट डीपीपी which would include cost A and C, all of the above except B, all of the above except D, all of the above cost। तो सर अगर आप डायरेक्ट प्रोडक्ट प्रॉफिट निकालने जा रहे हो तो ये सारी की सारी कॉस्ट ही कंसीडर की जाती है। डी विल बी योर करेक्ट आंसर। बॉट इन प्राइस भी हम लेते हैं, इन्वेंट्री फाइनेंस कॉस्ट भी लेते हैं, सेल्फ रिफिलिंग कॉस्ट भी लेते हैं, कॉस्ट ऑफ रीपैकिंग भी लेते हैं। ये सारी की सारी कॉस्ट कंसीडर की जाती है। डी विल बी योर करेक्ट आंसर। और लास्ट जो है 10th, while conducting critical path analysis, the portion of the float of an activity which cannot be consumed without affecting adversely the float of the subsequent activity is called free float, independent, interfering, total float। So this is the definition of interfering float। तो ये 10 MCQ हैं, 2-2 नंबर के MCQ हैं, 20 नंबर की वेटेज है, 8 इसमें प्रैक्टिकल, 2 इसमें थ्योरी। और मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है इसमें प्रैक्टिकल पोर्शन ज्यादा आता है। बिट क्वेश्चन की जो इंस्टीट्यूट ने बुकलेट इश्यू करी हुई है उसका सॉल्यूशन ऑलरेडी हमने अपलोड किया हुआ है यूट्यूब पे, आप उसका बेनिफिट भी ले सकते हो। इसके बाद एमसीक्यू के बाद अपने को 80 नंबर के क्वेश्चन और अटेम्प्ट करने, और मैंने आपको एनालाइज करके बता दिया है 80 मार्क्स का पूरा आप प्रैक्टिकल अटेम्प्ट कर सकते हो। और मैं यही सजेस्ट करता हूं प्रैक्टिकल के लिए ही जाओ, क्योंकि प्रैक्टिकल में पूरे में से पूरे नंबर अपने आएंगे। सर पार्ट 2 कहता है आंसर एनी 5 क्वेश्चन फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 2 to 8 एंड ईच क्वेश्चन कैरी 16 मार्क्स। 5 क्वेश्चन 16 नंबर के अपने को अटेम्प्ट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2A, ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन है थ्रूपुट अकाउंटिंग का। आर लिमिटेड हैज ए की रिसोर्स मतलब बोटलनेक ऑफ फैसिलिटी ए इन इट्स फैक्ट्री which is available for 31,300 minutes per week। हमारे पास एक फैसिलिटी ए है फैक्ट्री के अंदर और वो लिमिटेड फैक्टर है हमारे पास, मतलब बॉटल नेक है, कैपेसिटी लिमिटेड है। कितनी कैपेसिटी है तो 31,300 मिनट्स पर वीक इसके अवेलेबल है हमारे पास। बजटेड फैक्ट्री कॉस्ट एंड डेटा ऑन 2 प्रोडक्ट एक्स एंड वाई आर शोन बिलो। ये 2 प्रोडक्ट है एक्स वाई, सेलिंग प्राइस गिवन है, मटेरियल की कॉस्ट गिवन है और टाइम फैसिलिटी गिवन है कि एक यूनिट को बनाने के लिए 5 मिनट लगेंगे और वाई को बनाने के लिए 10 मिनट। साथ में आपको ये बजटेड फैक्ट्री कॉस्ट दे दी है पर वीक। सारी की सारी फैक्ट्री कॉस्ट है, आप चाहो तो इसका टोटल कर सकते हो, जो कि $78,250 है। इन द लास्ट वीक इट हैड एन एक्चुअल प्रोडक्शन इन्होंने किया है 4750 यूनिट एक्स का और 650 यूनिट वाई बनाई है। एक्चुअल में भी फैक्ट्री कॉस्ट उतनी ही है जितनी बजटेड का टोटल आया। क्वेश्चन की यहां पे डिमांड क्या है, क्वेश्चन की यहां पे 6 डिमांड्स है। पहली डिमांड है सर टोटल फैक्ट्री कॉस्ट बताओ। टोटल फैक्ट्री कॉस्ट 78250 ही है। ये जो लेंदी क्वेश्चन है इनके सॉल्यूशन हम इंस्टीट्यूट के सॉल्यूशन से ही करेंगे ताकि आपका टाइम सेव हो सके। तो सर पहले पॉइंट का आंसर सीधा 78250 ही आएगा। इसके बाद सेकंड रिक्वायरमेंट आपको कॉस्ट पर फैक्ट्री मिनट बतानी है। तो सर 78250 की आपकी कॉस्ट है और हमारे पास मिनट की अवेलेबिलिटी है 31,300। तो ये आ जाएगा आपका 78250 डिवाइड बाई 31,300 करके ₹2.5 पर मिनट आ जाएगा, 2.5 पर मिनट आ जाएगा। इसके बाद थर्ड पॉइंट है रिटर्न पर फैक्ट्री मिनट फॉर बोथ द प्रोडक्ट्स। बोथ द प्रोडक्ट की रिटर्न है, तो सर रिटर्न निकालनी है तो सेलिंग प्राइस में से मटेरियल कॉस्ट माइनस कर दो, तो 35 माइनस 20 और 35 माइनस 17.5, ये क्या आ जाएगा, ये पर यूनिट आ जाएगा। और पर मिनट आपको देखना है तो डिवाइडेड बाई टाइम कर दो, तो सर 35 माइनस 20 डिवाइडेड बाई 5 मिनट लगेंगे। सिमिलरली 35 माइनस 17.5 डिवाइडेड बाई 10 मिनट लगेंगे। तो ये रिटर्न पर मिनट आ जाएगी दोनों प्रोडक्ट की इंडिविजुअली। इसके बाद
फोर्थ रिक्वायरमेंट अगर हम देखें तो सर आपको थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशियो कैलकुलेट करके देना है दोनों प्रोडक्ट के लिए। तो इसके लिए आप टीए रेशियो का फॉर्मूला अप्लाई कर लो, रिटर्न पर मिनट डिवाइड बाय कॉस्ट पर मिनट। रिटर्न पर मिनट आप कैलकुलेट कर चुके हो 3 और 1.75, और कॉस्ट पर मिनट भी आप कैलकुलेट कर चुके हो 2.5, डिवाइड करोगे तो 1.2 और 0.7 आपको आंसर मिल जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है थ्रूपुट कॉस्ट आपको बतानी है पर वीक फॉर द वीक। तो थ्रूपुट कॉस्ट का फॉर्मूला अप्लाई कर दो। सर हमने बनाई है 4750 यूनिट और 650 यूनिट, 5 मिनट इसको बनाने में लगे, 10 मिनट इसको बनाने में लगे, तो 30,250 मिनट लग गए। 30,250 मिनट लग गए और 1 मिनट की कॉस्ट है 2.5 रुपए की, तो अकॉर्डिंगली 75,625 रुपए आपकी कॉस्ट आ जाएगी। और लास्ट में आपको एफिशिएंसी रेशियो कैलकुलेट करना है। तो सर एफिशिएंसी रेशियो का फॉर्मूला अप्लाई कर दो, थ्रूपुट कॉस्ट डिवाइड बाय एक्चुअल टोटल फैक्ट्री कॉस्ट। थ्रूपुट कॉस्ट आपने निकाली है 75,625 और एक्चुअल फैक्ट्री कॉस्ट आई थी हमारी ऊपर 78,250। एफिशिएंसी परसेंटेज में होती है तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, सर 96.6% आपका आंसर आ जाएगा। 96.6% आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से ये 10 नंबर का क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। 6 रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन में, बट छोटी छोटी रिक्वायरमेंट है। और ये जो क्वेश्चन है अगर मैं क्लियरली आपको कहूं तो ये सेम क्वेश्चन आपके स्टडी मटेरियल का है और हम अपनी वीडियो क्लासेस में कवर भी करते हैं। इसके बाद अगर हम आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 2B की तरफ, तो सर क्वेश्चन नंबर 2B जो है वो कॉस्टिंग ऑफ सर्विस सेक्टर का क्वेश्चन है। मार्जिनल कॉस्टिंग में हम काफी सारे पार्ट जो देखते हैं उसमें मार्जिनल कॉस्टिंग में एक पार्ट कॉस्टिंग ऑफ सर्विस सेक्टर भी आता है। तो ये सर्विस सेक्टर का ही क्वेश्चन है और एक सिंपल क्वेश्चन है। मिस्टर BH who is a practicing professional spends ₹0.90 per kilometer on a taxi fare for his client work। एक पर्सन है मिस्टर BH, प्रोफेशनल है, प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल है, यू कैन से प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी या प्रैक्टिसिंग कॉस्ट अकाउंटेंट या फिर प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट है, जो कि अभी अपने क्लाइंट के लिए टैक्सी हायर करते हैं और उसके लिए 90 पैसा पर किलोमीटर पे कर रहे हैं। नाउ ही इज कंसिडरिंग 2 अदर ऑल्टरनेटिव्स, द परचेज ऑफ ए न्यू स्मॉल कार और एन ओल्ड बिगर कार। अब वो क्या है, या तो एक नई कार खरीदना चाहते हैं तो नई तो छोटी खरीदेंगे, या फिर पुरानी खरीदना चाहते हैं तो फिर बड़ी पुरानी खरीद लेंगे। तो हमें बताया कि नई स्मॉल कार और ओल्ड बिगर कार में क्या खर्चा है, क्या कॉस्ट है। सर परचेज प्राइस होगा 35,000 और सेल आप कर सकते हो 5 साल के बाद 19,000 में। तो डेप्रिसिएशन आ जाएगा यहां से 35,000 माइनस 19,000 डिवाइडेड बाई 5 करके 3200 रुपए का पर एनम डेप्रिसिएशन आ जाएगा। सर 3200 रुपए पर एनम डेप्रिसिएशन आ जाएगा। यही अगर आप ओल्ड कार लेते हो तो 20,000 में मिलेगी और 12,000 में 5 साल के बाद बिक जाती है, तो सर ये डेप्रिसिएशन आएगा 1600 का। ओल्ड कार में ये 1600 का डेप्रिसिएशन आएगा। इसके अलावा 1000 रुपए का सर्विसिंग का खर्चा, 1000 और 1200 का, सर 1000 और 1200 का। इसके अलावा टैक्सेस एंड इंश्योरेंस का खर्चा 1700 और 700 का। तो ये क्या है, ये फिक्स्ड कॉस्ट है जिसकी वजह से इसका एडिशन करके टोटल फिक्स्ड कॉस्ट दिखा दी जाती है और पर किलोमीटर इसकी कॉस्ट कैलकुलेट कर दी जाती है। जैसे टैक्सी में तो 90 पैसा पर किलोमीटर गिवन ही है, ये 5900 की जो कॉस्ट है कितने किलोमीटर के लिए है, तो देखते हैं। अभी 10,000 किलोमीटर की बात करनी है एक बार आपको 19,000 किलोमीटर की बात करनी है। तो सर 10,000 किलोमीटर के लिए कैलकुलेशन करते हो अगर, तो अच्छा ये बाद में कैलकुलेशन करिए, चलो छोड़ो एक बार इसको। आगे अगर चलूं तो पेट्रोल का कंजम्पशन है पर लीटर 10 लीटर पेट्रोल कंज्यूम होगा सर, और पेट्रोल प्राइस पर लीटर है 3.5 रुपए। इसका मतलब 3.5 रुपए में आप 10 किलोमीटर चल लोगे, तो 3.5 डिवाइड बाई 10 0.35 पर किलोमीटर आपका खर्चा आएगा पेट्रोल का। सिमिलरली ओल्ड कार में सर 3.5 रुपए का खर्चा है 7 किलोमीटर के लिए, 3.5 किलोमीटर का खर्चा है 7 किलोमीटर के लिए, तो ये 0.5 आएगा। तो यहां पे क्या करा इन्होंने, टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकाल दी 0.9, और सर पहले 10,000 किलोमीटर के लिए कैलकुलेशन दिखानी है, तो 10,000 इंटू 0.9 9,000 का खर्चा। सिमिलरली 10,000 इंटू 0.35 3500 का खर्चा, और 10,000 इंटू 0.5 5,000 का खर्चा। और
एक अपने को यहां पे क्वेश्चन ने बाद में बोला है कि 19,000 किलोमीटर के लिए भी कैलकुलेशन करके देना, तो 19,000 इंटू 0.9 करा 17,100 आया, 19,000 इंटू 0.35 किया 6650 आया, 19,000 इंटू 0.5 किया 9,500 आया। और फिक्स्ड कॉस्ट आप ऑलरेडी कैलकुलेट करके बैठे हो, तो सर 10,000 किलोमीटर के केस में तो आपका टैक्सी वाला खर्चा तो 9,000 ही रहेगा, 19,000 के केस में ये 17,100। 10,000 किलोमीटर के केस में 5,900 का एक खर्चा, 3,500 का एक खर्चा, दोनों का एडिशन 9,400, और 19,000 के केस में 6650 प्लस 5,900 करोगे तो 12,550 आ जाएगा। और 10,000 किलोमीटर के केस में 5,000 प्लस 3,500 करोगे 8,500, 19,000 के केस में 3,500 प्लस 9,500 करोगे 13,000 का खर्चा। अकॉर्डिंगली आप क्लियरली कह सकते हो कि सर 10,000 किलोमीटर की अगर मैं बात करूं तो 10,000 किलोमीटर के केस में सबसे कम खर्चा आता है ओल्ड बिगर कार में, तो 10,000 किलोमीटर के केस में तो आप ओल्ड बिगर कार लो। 19,000 के केस में आपका खर्चा आता है न्यू स्मॉल कार में कम, तो 19,000 के केस में न्यू स्मॉल कार आप खरीदो। साथ में लास्ट में क्वेश्चन एक डिमांड और चाहता है, क्वेश्चन कहता है बताओ दो कारों के बीच में ब्रेक इवन आ जाए, वो कैलकुलेशन करके बताओ। ब्रेक इवन का मतलब होता है दो कार के बीच में इन डिफरेंस पॉइंट निकालना, और उसका फॉर्मूला होता है डिफरेंस इन फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाय डिफरेंस इन वेरिएबल कॉस्ट पर किलोमीटर। सर डिफरेंस इन फिक्स्ड कॉस्ट अगर आप देखोगे तो 2,400 रुपए, और डिफरेंस इन वेरिएबल कॉस्ट देखोगे तो ये 15 पैसे का है। तो अकॉर्डिंगली 16,000 किलोमीटर अगर आप टैक्सी 16,000 किलोमीटर अगर आपको ट्रेवल करना हो, तो उस सिचुएशन में चाहे आप नई कार खरीदो चाहे आप बड़ी कार, दोनों केस में आपकी कॉस्ट इक्वल आने वाली है। ये क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं सर, ये भी एज इट इज आपके स्टडी मटेरियल के अंदर क्वेश्चन है, और हम अपनी क्लासेस में कवर इसको करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, क्वेश्चन नंबर 3A। तो क्वेश्चन नंबर 3A बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, मार्जिनल कॉस्टिंग का एक बेसिक कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है। 8 नंबर इसकी वेटेज है। कहते हैं 4 टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स अंडर द ब्रांड नेम ऑफ एल एम पी एंड पी तो नहीं होगा, एल एम कुछ और होगा, चलो कोई भी नाम आप यूज कर सकते हो, आर मैन्युफैक्चर्ड बाय एबीसी लिमिटेड। द सेल्स मिक्स, सेल्स का मिक्सर रेशियो गिवन है इन द वैल्यू कंप्राइजेज, कि आपकी जो टोटल सेल वैल्यू होती है उसमें सेल मिक्स गिवन है 33 1/3% आप पहला प्रोडक्ट बेचते हो, 41 2/3% आप दूसरा प्रोडक्ट बेचते हो, 16 2/3% आप तीसरा प्रोडक्ट बेचोगे, और 8 1/3% आप चौथा प्रोडक्ट बेचोगे। तो ये LMPP नहीं है, ये LMOP है, LMO एंड P रेस्पेक्टिवली। टोटल जो आपकी सेल्स गिवन है वो 1,20,000 पर मंथ है, तो सर 1,20,000 पे ये परसेंटेज अप्लाई करके आप इंडिविजुअल प्रोडक्ट की सेल निकाल सकते हो। ऑपरेटिंग कॉस्ट आर, वेरिएबल कॉस्ट आपको बता दी है हर एक प्रोडक्ट के केस में, एल के केस में 60% ऑफ सेलिंग प्राइस, एम के केस में 68% ऑफ सेलिंग प्राइस, ओ के केस में 80% ऑफ सेलिंग प्राइस, और पी के केस में 40% ऑफ सेलिंग प्राइस है। तो ठीक है सर, सेल वैल्यू निकाल के उस पे ये परसेंटेज अप्लाई करोगे, वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी, सेल में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करके कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। फिक्स्ड कॉस्ट है आपकी 29,400 पर मंथ, टोटल कंट्रीब्यूशन में से टोटल फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करके प्रॉफिट निकाल सकते हैं अगर जरूरत हो तो। क्वेश्चन क्या चाहता है, कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट निकाल के दो, वो भी ओवरऑल बेसिस पे। ओवरऑल ब्रेक इवन पॉइंट निकाल के बताना है, मल्टीपल ब्रेक इवन पॉइंट जैसे कि हम देखते हैं वो कैलकुलेट करके देना है। तो सर इसके लिए सिंपल आप कैलकुलेशन देख सकते हो, जैसा कि मैंने अभी अभी बोला कि आप क्या कर सकते हो, एक स्टेटमेंट बना लो पर्टिकुलर्स LMOP और टोटल का। आपके पास 1,20,000 की सेल गिवन है, और जो सेल मिक्स का परसेंटेज है वो परसेंटेज अप्लाई करके आप इंडिविजुअल प्रोडक्ट की सेल निकाल सकते हो। और ये जो सेल वैल्यू आपने निकाली है इस पे वेरिएबल कॉस्ट का परसेंटेज अप्लाई करके वेरिएबल कॉस्ट निकाल लो, सेल में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करके कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, ये टोटल आ गया आपका, और उस टोटल कंट्रीब्यूशन में से टोटल फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करके आप प्रॉफिट निकाल सकते हो। हालांकि प्रॉफिट की जरूरत नहीं है, मेन अपने को क्या चाहिए, मेन अपने को पीवी रेशियो चाहिए। तो सर कंट्रीब्यूशन है 42,000 का 1,20,000 की सेल पे, तो 42,000 डिवाइड बाई 1,20,000, 35% आपका ओवरऑल पीवी रेशियो आ जाएगा। हालांकि इन्होंने इंडिविजुअल भी निकाला है जिसकी जरूरत तो नहीं थी, और फिक्स्ड कॉस्ट थी 29,400,
तो सर 29,400 डिवाइड बाई पीवी रेशियो करोगे तो 84,000 आपका ओवरऑल ब्रेक इवन पॉइंट आ गया। और ये क्वेश्चन 8 नंबर के लिए काफी ज्यादा छोटा है। इस क्वेश्चन को एग्जाम में करने में आपको 4 मिनट भी नहीं लगने वाले। तो 4 मिनट में 8 नंबर का क्वेश्चन अटेम्प्ट हो सकता है, क्योंकि देखो एमटीपी को आप अंडर एस्टिमेट मत करना। पेपर इसी तरीके का आता है। कई बार क्या होता है, बच्चा कहता है सर इसमें तो बहुत इजी क्वेश्चन है। इजी क्वेश्चन है तो क्या हुआ है, तो आपके स्टडी मटेरियल के ही क्वेश्चंस ना। ये वाला क्वेश्चन भी स्टडी मटेरियल का है। अब फर्क बस इतना हो सकता है कि वहां पे 8 नंबर की वेटेज की बजाय एग्जामिनर इसमें क्या करे, इसमें 5 नंबर की वेटेज रख के बाकी 11 नंबर का भी अटैच कर दे। तो वेटेज थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है, बट इसी तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। पेपर कभी टफ नहीं होता। एक्चुअल में एग्जाम की नर्वसनेस ऐसी होती है कि आप चीजों को भूल जाते हो, या फिर आप चीजों को अच्छे से पढ़ के नहीं जाते, तो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होती है। अदरवाइज पेपर हमेशा इजी ही आते हैं। ज्यादा से ज्यादा अगर मैं बात करूं 5 से 10 नंबर का पेपर इधर उधर हो भी गया तो भी अपने पास 90-95 नंबर तो बचते हैं। तो पेपर में क्लियर होना कोई बड़ी बात नहीं है, मुश्किल नहीं है, अगर प्रिपरेशन अच्छी हो, गाइडेंस अच्छी हो तो। नेक्स्ट 8 नंबर का फिर से सर एक क्वेश्चन अटैच है 3B, और इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ये क्वेश्चन आपका डिसीजन मेकिंग से रिलेट करता है। द प्रॉफिट फॉर एसएस लिमिटेड worked out to be 12.5% of the capital employed and the other relevant figure are as under। पर्टिकुलर अमाउंट सेल दे दी, सेल में से सेल के बाद आपको कुछ कॉस्ट बता दी, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल ओवरहेड, ये वेरिएबल कॉस्ट है सारी की सारी। कैपिटल एम्प्लॉयड बता दिया 4 लाख रुपए का। सर फिक्स कॉस्ट नहीं बताई, फिक्स कॉस्ट है या नहीं है वो चेक कर देता हूं। क्वेश्चन का 12.5% कैपिटल एम्प्लॉयड का प्रॉफिट कमा रहे। सर कैपिटल एम्प्लॉयड 4 लाख है तो उसका 12.5% 50,000 रुपए मेरा प्रॉफिट बनता है। अगर 5 लाख मेरी सेल और 50,000 मेरा प्रॉफिट है तो मेरी कॉस्ट 4.5 लाख होनी चाहिए। लेकिन अगर मैं इस कॉस्ट का टोटल करता हूं तो सर ये 4.5 लाख दिख नहीं रहा मेरे को, तो है नहीं सर 4.5 लाख रुपए, ये कम है, 60,000 रुपए का डिफरेंस आ रहा है। तो 60,000 रुपए आपकी बैलेंसिंग फिगर में फिक्स कॉस्ट कैलकुलेट होके आएगी। तो सबसे पहले आप देख सकते हो यहां पे आंसर में फिक्स्ड कॉस्ट कैलकुलेट की गई है 60,000 रुपए की। इसके बाद क्वेश्चन का एक नए सेल्स मैनेजर आते हैं, हु हैज रिसेंटली ज्वाइंड द कंपनी, एस्टिमेट फॉर द नेक्स्ट ईयर ए प्रॉफिट ऑफ अबाउट 23% ऑन द कैपिटल एम्प्लॉयड। और वो कहते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड का 23% प्रॉफिट कमा के दूंगा। बहुत अच्छी बात है। प्रोवाइडेड द वॉल्यूम ऑफ सेल इज इंक्रीज बाई 10%, कहते हैं वॉल्यूम ऑफ सेल जो है वो 10% से बढ़ जाएगा। एंड साइमल्टेनियसली देयर इज एन इंक्रीज इन सेलिंग प्राइस 4%, कहते हैं जो सेल आपको 5 लाख दिख रही है 10% तो ये सेल वॉल्यूम की वजह से बढ़ जाएगी और 4% ये सेलिंग प्राइस की वजह से बढ़ जाएगी। तो आपकी नई सेल वैल्यू 5,72,000 कैलकुलेट होके आती है। देन क्वेश्चन कहता है एन ओवरऑल कॉस्ट रिडक्शन इन ऑल द एलिमेंट ऑफ कॉस्ट बाय 2%, साथ में आपकी जो कॉस्ट है वो 2% से कम हो जाएगी। मतलब ये आपको जो वेरिएबल कॉस्ट दिखाई दे रही है 2.5 लाख प्लस 1 लाख प्लस 40,000, सर 3,90,000 इसका टोटल है। पहले तो जब आप सेल का वॉल्यूम बढ़ाओगे, वॉल्यूम बढ़ती है तो सर वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ती है। तो जो 3,90,000 है पहले तो 10% से ये बढ़ती है, लेकिन 2% कॉस्ट में कमी हो जाएगी तो -2% होकर ये कॉस्ट आपकी 4,20,400 रुपए आ जाती है। 4,20,420 रुपए आती है सर। यहां पे ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये 4,20,420 है। अकॉर्डिंगली ये 1,51,580 रुपए का कॉन्ट्रीब्यूशन आएगा। फिक्स्ड कॉस्ट मैंने जो 60,000 रुपए निकाली थी सर वो भी 2% से कम हो जाएगी। तो 60,000 को 2% से कम करोगे तो ये 58,800 होगी। अकॉर्डिंगली आपका प्रॉफिट 92,780 होगा। सर अब अगर मैं चेक करूं कि 92,780 4 लाख रुपए कैपिटल एम्प्लॉयड का कितना परसेंट है, तो ये 23.195 आता है जो कि 23% से ज्यादा है। तो क्वेश्चन जानना चाहते हैं क्या हमें सेल्स मैनेजर का प्रपोजल अडॉप्ट करना चाहिए? सर बिल्कुल कर लेना चाहिए, क्योंकि उन्होंने जो टारगेट बोला था वो अचीव हो रहा है। तो ये क्वेश्चन भी अगर मैं बात करूं 8 नंबर के हिसाब से ठीक है, बट ज्यादा से ज्यादा इसमें भी अगर मैं बात करूं 10 मिनट में आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, 10 मिनट्स
मोर देन सफिशिएंट है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 4 है, इस पे क्रॉस मैंने अभी अभी लगाया था। क्यों लगाया था? इसलिए लगाया था क्योंकि इसमें थ्योरी अटैच थी। तो मेरा सजेशन ये है, अगर आपका प्रैक्टिकल स्ट्रांग है, आपको सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन आते हैं, तो इस सिचुएशन में आप क्वेश्चन नंबर 4 को स्किप कर सकते हो, क्योंकि 2 क्वेश्चन तो छोड़ने ही है अपने को। तो क्वेश्चन नंबर 4 छोड़ दो, क्योंकि 8 नंबर का थ्योरी अटेम्प्ट नहीं करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 4A, क्वेश्चन नंबर 4A को देखकर ही आइडिया लग गया, सर ये जो क्वेश्चन है ये एक स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4A, ए ब्रास फाउंड्री मेकिंग कास्टिंग्स which are transferred to the machine shop of the company at standards in regard to material stocks which are kept at standard price are as follows. Figure in respect of a costing period are as follows. तो सर मटेरियल वेरिएंस का क्वेश्चन है, डिमांड देखकर आइडिया लग रहा है। 2 तरीके के मटेरियल है, कॉपर और जिंक। स्टैंडर्ड मिक्सर कहता है कि 70% कॉपर यूज होगा और 30% जिंक यूज होगा। स्टैंडर्ड प्राइस भी बता दिया 2400 और 650 पर टन। स्टैंडर्ड लॉस हो जाएगा आपका मेल्टिंग में 5% ऑफ इनपुट। कॉपर जितना आप रखोगे उसमें 5% लॉस हो जाएगा और जिंक भी 5% लॉस हो जाएगा। ओपनिंग स्टॉक भी है यहां पे आपके पास 100 टन और 60 टन का, और ये फिनिश स्टॉक है 110 और 50 टन जो आपने आउटपुट बनाया है। परचेज किया आपने 300 टन 100 टन और इसकी परचेज कॉस्ट भी गिवन है। मेटल आपने मेल्ट किया 400 टन और कास्टिंग प्रोड्यूस होके आई है 375। मेटल 400 टन का मतलब है कॉपर और जिंक दोनों मिला के आपने, कॉपर और जिंक दोनों ही क्या होते हैं? मेटल होते हैं। तो इन दोनों को आपने मेल्ट किया 400 टन और कास्टिंग 375 आपने बनाई है टोटेलिटी में। सर प्रेजेंट फिगर शोइंग अपने को मटेरियल का प्राइस, मिक्सर और यील्ड वेरिएंस कैलकुलेट करके देना। तो इसके लिए देखो इस क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक भी है और ये जो फिनिश स्टॉक है ये फिनिश स्टॉक नहीं है, ये क्लोजिंग स्टॉक है अगर मैं बात करूं तो। क्योंकि अगर आप इसका सॉल्यूशन देखोगे तो आइडिया लग जाएगा आपको कि ये फिनिश स्टॉक नहीं सर, ये क्लोजिंग स्टॉक है। ये प्रिंटिंग मिस्टेक है यहां पे, क्योंकि फिनिश स्टॉक से तो हम आउटपुट समझते हैं, जबकि ये क्लोजिंग स्टॉक की क्वांटिटी है। तो सर सबसे पहले आप रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड कैलकुलेट कर सकते हो। 2 तरीके के मटेरियल है, कॉपर और जिंक। दोनों की क्वांटिटी वैल्यू हम यहां पे लिख लेते हैं। सर सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक 100 टन और 60 टन माल है हमारे पास, 100 टन और 60 टन माल है हमारे पास। और जो स्टैंडर्ड प्राइस है वो पिछले साल के बेसिस पे ही नॉर्मली डिसाइड होता है। तो 2400 और 650 का प्राइस आप कंसीडर करोगे तो 100 इंटू 2400 और 60 इंटू 650 करोगे तो ये आपको वैल्यू मिल जाएगी। देन आपने परचेज किया है 300 टन और 100 टन माल, जिसकी वैल्यू भी गिवन है, तो ये कॉपी हो जाएगा। तो ये टोटल हो गया। कंज्यूम निकालने के लिए ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग करते हो तो माइनस क्लोजिंग। सर क्लोजिंग स्टॉक 110 और 50 टन, 110 टन और 50 टन, तो 9,72,500 डिवाइडेड बाई 400, ठीक है। 110 इंटू 2400 2,64,000 आ जाएगा और 50 इंटू 650 करोगे तो ये आपका 32,500 आ जाएगा। अकॉर्डिंगली आपको क्वांटिटी कंज्यूम पता चल गई 290 और 110 और इनकी वैल्यू भी पता चल गई। अब अगर आप स्टैंडर्ड और एक्चुअल का डेटा रखते हो तो सर 2 तरीके के मटेरियल है, कॉपर और जिंक। क्वांटिटी की अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन ने हमें बोला है कि हमने मेटल जो मेल्ट किया है वो 400 टन की है और स्टैंडर्ड मिक्सर 70% और 30% है। तो सर 400 का 70% और 400 का 30%। स्टैंडर्ड प्राइस तो गिवन ही था 2400 और 650, मल्टीप्लाई करके ये आपका स्टैंडर्ड बन गया। 400 में से क्वेश्चन ने कहा है कि 5% लॉस हो जाता है, तो सर 400 का 5% 20 लॉस होगी, ये 380 टन बचता है और इसका टोटल कर लिया तो ये 7.5 लाख रुपए की कॉस्ट आ गई। एक्चुअल में क्या हुआ? एक्चुअल में भी 400 टन ही हम मेटल मेल्ट कर रहे हैं, 400 टन ही मेटल हम मेल्ट कर रहे हैं, लेकिन कंज्यूम आपने 290 और 110 टन की है, जिसकी वैल्यू भी हमने ऑलरेडी निकाली हुई है। तो ये लिखकर, और कास्टिंग प्रोड्यूस हुई है 375, इसका मतलब 25 का एक्चुअल में लॉस हो गया।
तो ये आपको एक्चुअल कॉस्ट पता चल गई, ये आपको एक्चुअल कॉस्ट पता चल गई। आउटपुट सेम था नहीं, तो इसकी वजह से यहां पे रिवाइज की गई है क्वांटिटी, तो ये 6 से नहीं है, ये गलत 6 प्रिंट हो गया है। आप सिंपली क्या करोगे, आप सिंपली ये जो 375 है, 375 है, इसके हिसाब से कन्वर्ट करोगे सर 280 है, 380 के लिए, तो 375 के लिए कितना, तो 276.31 आएगा, और ये स्टैंडर्ड प्राइस से मल्टीप्लाई करोगे ये वैल्यू मिल जाएगी। सिमिलरली जिंक की बात करोगे तो सर 120 है 380 के लिए, तो 375 के लिए इट विल बी 118.42, और स्टैंडर्ड प्राइस से मल्टीप्लाई करोगे ये अमाउंट आ गई, तो ये आपकी स्टैंडर्ड कॉस्ट आ गई। और ये आपका, अगर मैं बात करूं तो यहां पे हमने क्या किया है, ये है आपका एस स्टैंडर्ड क्वांटिटी और स्टैंडर्ड रेट, और ये है आपका एक्चुअल क्वांटिटी और स्टैंडर्ड रेट, AQSR है ये आपका AQSR है, ये आपका AQSR है। तो सर अकॉर्डिंगली रेट एक्चुअल क्वांटिटी को स्टैंडर्ड रेट से मल्टीप्लाई करके ये कैलकुलेशन कर दी गई है, और यहां से ये 7.5 लाख रुपए ये AQAR है, ये एक्चुअल क्वांटिटी और एक्चुअल रेट है। थोड़ा सा एक बार करेक्शन करना चाहूंगा, ये SQSR है और ये RSQSR है। सर अपने को क्या निकाल के देना है, अपने को यील्ड वेरिएंस कैलकुलेट करके देना है, तो फॉर्मूला अप्लाई कर लो, RSQSR माइनस SQSR, 7,40,132 माइनस 7.5 लाख, ये आ जाएगा आपका 9868 एडवर्स। उसके बाद आपको मटेरियल का प्राइस वेरिएंस कैलकुलेट करके देना है, तो फॉर्मूला अप्लाई कर लो, AQSR और AQAR का डिफरेंस 767,500 माइनस 777,500, 10,000 एडवर्स आ जाएगा। और फाइनली अगर आपको मिक्स वेरिएंस निकालना है तो सर SQSR माइनस AQSR कर लो, तो 7.5 लाख माइनस 767,500, 17,500 एडवर्स आ जाएगा। इस तरीके से आप अपना 8 नंबर के लिए स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, जिसको वेरिएंस एनालिसिस भी बोलते हैं, इवेल्युएटिंग परफॉर्मेंस चैप्टर भी बोला जाता है। इसके बाद सर नेक्स्ट जो बी पार्ट है, लिस्ट द रिक्विजिट फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ ए यूनिफॉर्म कॉस्टिंग सिस्टम। तो ये आप देख सकते हो यूनिफॉर्म कॉस्टिंग सिस्टम की ये कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, ये आप एक बार रीड कर लेना। मैं तो सजेस्ट भी नहीं करता कि थ्योरी क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना चाहिए, काफी लंबा चौड़ा सॉल्यूशन गिवन है, क्योंकि रीजन वही है 8 नंबर में आपको बहुत कुछ लिखना पड़ता है। एक बार आप रीड कर लेना, सॉल्यूशन तो इंस्टीट्यूट ने दे ही दिया। इसके बाद अगर हम और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, सर क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये ट्रांसफर प्राइस का क्वेश्चन है, और सेम क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप सीए में इंटर लेवल पे भी देखते हो, ट्रांसफर प्राइस में फाइनल लेवल पे भी देखते हो। PQR लिमिटेड which has a system of assessment of divisional performance on the basis of residual income, residual income निकालते हैं, ये उसके बेसिस पे परफॉर्मेंस डिसाइड की जाती है। इट हैज 2 डिवीजन A एंड B, 2 डिवीजन है A और B। A has the annual capacity to manufacture 15 lakh number of a special component that it sells to outside customer। जो डिवीजन A है उसकी कैपेसिटी 15 लाख यूनिट्स की है, लेकिन आइडल कैपेसिटी पड़ी हुई है। कैसे, तो नीचे आप देखोगे ये 12 लाख की सेल करने, मतलब 3 लाख यूनिट की कैपेसिटी इनकी फालतू है। द बजटेड रेजिडुअल इनकम बी का टारगेट है कि 1 करोड़ 20 लाख मुझे रेजिडुअल इनकम कमानी है, जबकि ए का टारगेट है 1 करोड़ रेजिडुअल इनकम कमानी है। ठीक है। अदर रेलिवेंट डिटेल्स एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बजट ऑफ ए फॉर द करंट ईयर वर एज फॉलोज। ए का डेटा दिया है, कहते हैं ए जो है वो आउटसाइड कस्टमर को 12 लाख यूनिट बेच रहे हैं, जबकि इनकी कैपेसिटी कितनी है 15 लाख की, तो 3 लाख यूनिट की कैपेसिटी आइडल है। 180 रुपए के हिसाब से बेच रहे हैं। वेरिएबल कॉस्ट एक यूनिट पे 160 रुपए आती है। डिवीजन ए की फिक्स कॉस्ट आती है 80 लाख रुपए की।
इन्होंने अपनी डिवीजन में 90 लाख रुपए का, 90 लाख नहीं 9 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर रखा है और कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10%, तो 90 लाख रुपए का इनको कॉस्ट ऑफ कैपिटल इंप्लॉयड भी है इनका। बी हैज जस्ट रिसीव्ड ए स्पेशल ऑर्डर फॉर विच इट रिक्वायर्स ए कंपोनेंट सिमिलर टू द वन मेड बाय ए। अब बी को एक ऑर्डर मिला और उसके लिए कंपोनेंट की जरूरत है जो कि ए बनाती है। फुल्ली अवेयर ऑफ द आइडल कैपेसिटी ऑफ ए, बी को पता है कि ए की आइडल कैपेसिटी है। बी हैज आस्क्ड ए टू कोट फॉर मैन्युफैक्चर एंड सप्लाई ऑफ 3 लाख नंबर ऑफ द कंपोनेंट। तो बी ए के पास गया, बोला तेरी 3 लाख की कैपेसिटी फालतू है, मुझे 3 लाख कंपोनेंट चाहिए, तो उस 3 लाख यूनिट के लिए कोटेशन दे दो, लेकिन स्लाइट मॉडिफिकेशन ड्यूरिंग फाइनल प्रोसेसिंग, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना है, जैसा कंपोनेंट वो मार्केट में बेच रहे हैं उसके कंपैरिजन में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है। और ए और बी इस बात को लेकर एग्री हैं कि जो थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है इसमें 6 रुपए की वेरिएबल कॉस्ट आएगी। ठीक है, इसका मतलब 160 रुपए अगर आपकी कॉस्ट आ रही है ए की, तो 6 ये 166 की कॉस्ट आ जाएगी। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द ट्रांसफर प्राइस विच ए शुड कोट टू बी टू अचीव इट्स रेजिडुअल इनकम। तो कहते हैं बताओ ए बी को क्या रेट कोट करे, ट्रांसफर प्राइस कोट करे कि ए अपना टारगेट अचीव कर ले रेजिडुअल इनकम का, और ए का रेजिडुअल इनकम का टारगेट 1 करोड़ है। सर देखो सिंपल सी बात है, पहले तो ये कैलकुलेट कर लो कि जो ए है वो बाहर से क्या कमा रहा है। तो सबसे पहले तो आप आउटसाइड कस्टमर से प्रॉफिट कैलकुलेट कर लो ए का, बचा हुआ देन बी से कमाएंगे। तो सर 80 लाख रुपए ए की कॉस्ट है और 90 लाख रुपए एक कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। 1 करोड़ 70 लाख और 1 करोड़ का इसका रेजिडुअल इनकम का टारगेट है, बिल्कुल ठीक है। तो इसका मतलब कंट्रीब्यूशन चाहिए 2 करोड़ 70 लाख, लेकिन ये कंट्रीब्यूशन कमा कितना रहे हैं, एक यूनिट पे 20 रुपए कमा रहे हैं, तो सर 2 करोड़ 40 लाख रुपए कमा रहे हैं, तो 30 लाख रुपए का कंट्रीब्यूशन ये चाहेंगे बी से मिल जाए। तो 160 और 6 166 रुपए तो कॉस्ट ही आ रही है, फिर 30 लाख रुपए और चाहिए इनको 3 लाख यूनिट से, तो 10 रुपए वो, तो 176 का प्राइस बता दो। तो 10 रुपए कंट्रीब्यूशन कमाना है, 6 रुपए एक्स्ट्रा कॉस्ट है, तो 176 का प्राइस बता दो। कितने नंबर का क्वेश्चन है ये? 8 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें आपको क्वेश्चन को पढ़ने समझने में ही टाइम लगेगा, बाकी तो देखो आंसर तो इसका छोटा सा ही है। लेकिन अगर इसी तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में आता है, सेम फिगर्स भले ही चेंज कर दे इंस्टीट्यूट, तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये क्वेश्चन आप इंटर लेवल पे भी ट्रांसफर प्राइस में करते हो, फाइनल में भी कर रहे हो, तो आपको इस तरीके के क्वेश्चन ऑलरेडी प्रैक्टिस करे हुए हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 8 नंबर में, जस्ट इन टाइम में से ये क्वेश्चन रखा गया है। क्वेश्चन क्या है देखो, द मैनेजमेंट ऑफ ए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी डिसाइडेड टू इंप्लीमेंट जस्ट इन टाइम पॉलिसी एंड फर्दर आइडेंटिफाइड द फॉलोइंग टास्क। ये क्वेश्चन करा हुआ है आपने ऑलरेडी, हम अपनी क्लासेस में कवर करते हैं, और इवन आपके स्टडी मटेरियल का ही क्वेश्चन है, मे बी फिगर चेंज हो। टू इंप्लीमेंट जस्ट इन टाइम द कंपनी हैज टू मॉडिफाई इट्स प्रोडक्शन एंड मटेरियल रिसिप्ट फैसिलिटी एट ए कैपिटल कॉस्ट आएगी 10 लाख रुपए की। ठीक है, द न्यू मशीन विल रिक्वायर ए कैश ऑपरेटिंग कॉस्ट 1,08,000 की पर एनम एंड द कैपिटल कॉस्ट विल बी डेप्रिशिएटेड ओवर 5 ईयर्स। सर 10 लाख रुपए की आपकी कैपिटल कॉस्ट है, इसको आपने 5 साल में डेप्रिशिएट करना है, और नई मशीन में कैश ऑपरेटिंग कॉस्ट आएगी 1,08,000 रुपए पर एनम, तो ये 2 लाख रुपए हो जाएगा और ये आपका 1,08,000 हो जाएगा। इसके अगर सॉल्यूशन पे हम चलते हैं, इसके अगर हम सॉल्यूशन पे चलते हैं, तो चलो आगे पढ़ते हैं, एक बार कुछ लिखा हुआ होगा। कहते हैं रॉ मटेरियल स्टॉक होल्डिंग विल बी रिड्यूस्ड फ्रॉम 40 लाख से 10 लाख। अभी आप क्या है, रॉ मटेरियल होल्ड करते हो 40 लाख का, बाद में केवल 10 लाख का ही आपने होल्ड करना पड़ेगा। ठीक है, द कंपनी कैन अर्न 15% ऑन इट्स लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। कंपनी क्या है, अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करे तो उस पर 15% कमा सकती है, जो कि सेक्रीफाइस करना पड़ेगा इनको। द कंपनी कैन अवॉइड रेंटल एक्सपेंडिचर ऑन स्टोरेज फैसिलिटी अमाउंटिंग टू 33,000 per annum and property taxes and insurance amounting to 22,000 will be saved due to this program। अगर आप जस्ट इन टाइम अडॉप्ट करते हो तो ये 33,000 और ये 22,000 रुपए आपकी सेविंग होगी। Presently there are 7 workers in the store department at a salary of 5,000 each per month।
अभी आप 7 वर्कर मेंटेन कर रहे हो 5,000 रुपए पर मंथ के अकॉर्डिंगली। आफ्टर इंप्लीमेंटिंग जिट स्कीम ओनली 5 वर्कर्स विल बी रिक्वायर्ड, 2 वर्कर्स की सेविंग हो जाएगी। इन दिस डिपार्टमेंट बैलेंस 2 वर्कर्स एम्प्लॉयड विल बी टर्मिनेटेड, तो 2 एम्प्लॉइज की सैलरी बच जाएगी। ड्यू टू रिसिप्ट ऑफ सोलर लॉट ऑफ रॉ मटेरियल देयर विल बी सम डिसरप्शन ऑफ प्रोडक्शन एंड द कॉस्ट ऑफ स्टॉक आउट, 77,000 रुपए का कॉस्ट ऑफ स्टॉक आउट भी आएगी ड्यू टू स्टॉक आउट। क्वेश्चन क्या चाहता है, डिटरमाइन द फाइनेंशियल इंपैक्ट ऑफ द जिट पॉलिसी, इज इट एडवाइजेबल फॉर द कंपनी टू इंप्लीमेंट दिस सिस्टम, क्या कंपनी को जिट सिस्टम अडॉप्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो देखो, अगर सबसे पहले मैं बात करूं तो एक कैश ऑपरेटिंग कॉस्ट आएगी आपकी 1,08,000 की, तो सर 1,08,000 रुपए की आप एक कॉस्ट कंसिडर कर लोगे। यहां पे ध्यान देना, यहां पे सॉल्यूशन में क्या किया है, डेप्रीशिएशन नील ली है। इसके पीछे इन्होंने नीचे पर्पस ये लिखा है कि डेप्रीशिएशन जो है ये अपोर्शनमेंट ऑफ कैपिटल कॉस्ट है जो कि डिसीजन मेकिंग में इग्नोर किया जाता है। इसका मतलब ये होता है कि ये जो 10 लाख रुपए की कैपिटल कॉस्ट है ये केवल और केवल जस्ट इन टाइम की वजह से नहीं है। हालांकि लिखा हुआ यही है, द कंपनी हैज टू मॉडिफाई इट्स प्रोडक्शन एंड मटेरियल रिसिप्ट फैसिलिटी एट ए कैपिटल कॉस्ट 10 लाख, बट ये केवल और केवल जिट की वजह से नहीं होगा, तभी इसको यहां पे इग्नोर किया गया। अगर ये केवल और केवल जस्ट इन टाइम की वजह से होता है तो डिसीजन मेकिंग में इसको भी कंसिडर किया जाना चाहिए, क्योंकि डिसीजन मेकिंग का कॉन्सेप्ट ये कहता है अगर कोई खर्चा ऐसा है जो आप जस्ट इन टाइम सिस्टम फॉलो करो या ना करो तो दोनों केसेस में इनकर होगा, तब आप उसको इग्नोर कर सकते हो। लेकिन आप कहो कि सर केवल जस्ट इन टाइम इंप्लीमेंट करने की वजह से खर्चा है, तो उस सिचुएशन में वो कंसिडर होना चाहिए। तो यहां पे अगर अजम्पशन ये है कि ये अपोर्शनमेंट है, तो इसका मतलब ये है कि प्रोडक्शन फैसिलिटी मेरे पास पहले भी थी, डेप्रीशिएशन पहले भी क्लेम कर रहा था, अभी भी क्लेम करूंगा, तो जिसकी वजह से डेप्रीशिएशन को यहां पे इग्नोर किया गया है। बट मेरा ये मानना है यहां पे ये 2 लाख रुपए कंसिडर किया भी जा सकता है। अगर करते हो तो उस सिचुएशन में आपको नोट में ये डालना पड़ेगा कि हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि ये 10 लाख रुपए की कैपिटल कॉस्ट केवल जस्ट इन टाइम की वजह से है, अदरवाइज इसका कोई भी एप्लीकेशन नहीं होता। ठीक है, चलो इंस्टीट्यूट के अकॉर्डिंगली चलते हैं, ये अपोर्शनमेंट मान के नील डाल देते हैं। इसके बाद इन्होंने कहा कि पहले 40 लाख रुपए अब 10 लाख रुपए, तो मतलब 30 लाख रुपए, तो 30 लाख का 15%, 30 लाख का 15%, 1.5 लाख रुपए आपकी कॉस्ट जो है यहां पे आएगी। किस तरीके से कैलकुलेशन करी है इन्होंने, देखो इंपैक्ट कैसे दिखाया है। 30 लाख का 15%, 4.5 लाख, 4.5 लाख रुपए ये रहा, ये सेविंग है आपकी 4.5 लाख रुपए की। ये 15% एप्लीकेशन 10 लाख रुपए की कॉस्ट पे की है, 10 लाख का 15% 1.5 लाख रुपए आपकी इंटरेस्ट कॉस्ट है। इसके बाद कंपनी कैन अवॉइड, ये सेविंग है सर 33,000 और 22,000 की सेविंग है, सेविंग की साइड में डाल दो। इसके बाद 2 वर्कर्स की आपकी सेविंग है, 2 वर्कर्स की सेविंग है, 5,000 रुपए आप पर मंथ पे करते हो, तो 12 महीने के हिसाब से 60,000 इंटू 2, 1,20,000 रुपए आपकी सेविंग इन वर्कर्स हो जाएगी। इसके अलावा 77,000 रुपए आपकी स्टॉक आउट की कॉस्ट आएगी, स्टॉक आउट की कॉस्ट आएगी। सर बस डिफरेंस निकाल लो, तो नेट बेनिफिट आएगा ड्यू टू जस्ट इन टाइम 2,90,000, तो आपको जस्ट इन टाइम पॉलिसी फॉलो कर लेनी चाहिए। तो इसमें एक पॉइंट को लेकर थोड़ा सा है डाउट, डेप्रीशिएशन को लेकर, तो ठीक है इंस्टीट्यूट जैसे बोलता है वैसे फॉलो करो, और जस्ट इन टाइम का अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो जो भी कैपिटल कॉस्ट है उसका डेप्रीशिएशन मत डालो, उसका डेप्रीशिएशन मत डालो, ये एज्यूम करते हुए कि इट इज अपोर्शनमेंट ऑफ कैपिटल कॉस्ट, क्योंकि इंस्टीट्यूट तभी आपको मार्क्स देगा जब आप इंस्टीट्यूट का कॉन्सेप्ट फॉलो करते हो, एजम्पशन फॉलो करते हो। इसके बाद सर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6A, और ये क्वेश्चन है सिमुलेशन का। सिंपल क्वेश्चन लग रहा है, 8 नंबर की वेटेज जरूर है। MN Travels is a tourist operator. It has the following pattern of demand of cars rented out observed for 100 days. 100 दिन का डेटा दिया कि कितनी कार रेंटेड आउट की डिमांड होती है। तो सर 5 कार की डिमांड देखी गई 20 दिन, 7 कार की डिमांड देखी गई 30 दिन, 10 कार की डिमांड देखी गई 40 दिन, और 15 कार की डिमांड देखी गई 10 दिन। तो ये जो नंबर ऑफ डेज है इसका टोटल 100 ही है, तो ये एक तरीके से प्रोबेबिलिटी ही आप कंसीडर कर सकते हो।
ये रैंडम नंबर गिवन है। क्वेश्चन चाहता है सिमुलेट द डिमांड फॉर कार ओवर 5 डेज, 5 दिन के लिए आपको कार के लिए सिमुलेशन करके देना है। तो सर ठीक है, सबसे पहले तो आप रैंडम नंबर रेंज बनाओगे। तो 6A के आंसर की बात करें तो सर सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, रैंडम नंबर रेंज बनाते हैं। तो प्रोबेबिलिटी वगैरह यहां पे लिख ली है हमने, 5 कार, 7 कार, 10 कार और 15 कार की डिमांड। और जैसा कि मैंने कहा कि ये नंबर ऑफ डेज का टोटल 100 ही है, तो यही आपकी प्रोबेबिलिटी भी हो जाती है 0.2, 0.3, 0.4 और 0.1। क्यूमुलेट कर लिया प्रोबेबिलिटी को 0.2, 0.5, 0.91 और रैंडम नंबर रेंज बना दी। एक कम चलते हैं तो ये 20 है, तो 0 से 19, देन 20 टू 49, 50 टू 89 और 90 टू 99। देन इन्होंने कहा 5 दिन का डेटा देख के दो और ये रैंडम नंबर है। तो सर 1 2 3 4 5 सेम स्टेटमेंट में डाल दिया, रैंडम नंबर कॉपी कर लिए। डिमांड देख लो 88 आएगा 10 पे, 76 आएगा ये भी 10 पे, 10 आएगा 5 कार, 5 भी 5 कार और 23 7 कार। सर ये सिमुलेशन हो गया। हाउ मेनी कार्स should the operator have in order to have at least 75% probability of fulfilling the demand based on your simulated result? तो सर for 75% or more probability we need more than 3 days, क्योंकि 75% इसमें फॉल करता है। when demand is fulfilled 60%, क्योंकि 3 दिन 5 में से 60%, therefore at least 4 days demand is fulfilled. In this case 10 cars when there is a 100% chance of all demand being fulfilled has been on simulated result. 10 कार तो टोटल है ही आपकी 100% के हिसाब से, क्योंकि जब आप डिमांड देख रहे हो तो ये 10 कार मैक्सिमम टू मैक्सिमम आती है। तो नंबर ऑफ डेज के हिसाब से कैलकुलेशन आपकी चली जाएगी 60%। तो 60% की अगर मैं बात करूं तो 60% पे आपकी जो डिमांड आती है वो आती है 60% पे, तो 50 टू 80 10 कार की डिमांड होती है सर। ठीक है, इसके बाद अगर हम आगे चलते हैं तो नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 6B। और सर क्वेश्चन नंबर 6B जो है ये है आपका असाइनमेंट का क्वेश्चन, 8 नंबर का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6B, जी लिमिटेड हैज 4 जोन्स ऑफ ऑपरेशन एंड 4 सेल्समैन अवेलेबल फॉर असाइनमेंट। एक कंपनी है जी लिमिटेड, 4 जोन है और 4 सेल्समैन है, तो हर एक सेल्समैन को एक जोन असाइन करना है। द जोन्स आर नॉट इक्वली रिच इन रिगार्ड दियर सेल पोटेंशियल, हर जगह सेल पोटेंशियल अलग अलग है। It is estimated that a typical salesman operating in each zone would bring in the following annual sales. हर एक जोन में क्या सेल्स पॉसिबल है वो बता दिए। The 4 salesmen are also considered to differ in ability, लेकिन चारों जो सेल्समैन है उनकी एबिलिटी भी अलग अलग है सेल करने की। It is estimated that if they are under the same condition, their yearly sales would be proportionately as follows. सेल्समैन P की जो सेल है प्रपोर्शन है, ये ध्यान देना, तो इनकी जो सेल है वो 7 5 5 4 के प्रपोर्शन में होती है। मतलब सेल्समैन P अगर 7 रुपए की सेल करेगा तो Q 5 की करेगा, R भी 5 की करेगा और S जो है वो 4 रुपए की ही सेल कर पाता है। इफ द क्राइटेरिया इज मैक्सिमम एक्सपेक्टेड टोटल सेल, टारगेट आपका सेल मैक्सिमम करना, द इंट्यूटिव आंसर इज टू असाइन द बेस्ट सेल्समैन टू द रिचेस्ट जोन। हमें बेस्ट सेल्समैन को सबसे अच्छा वाला जोन देना है, एंड द नेक्स्ट बेस्ट टू द सेकंड रिचेस्ट जोन एंड सो ऑन। वेरीफाई दिस बाय द मेथड ऑफ असाइनमेंट। सर असाइनमेंट टेक्निक अप्लाई करके मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम है उसको मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट करके सॉल्व करके देता है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो आपको सेल मैट्रिक्स बनानी पड़ेगी। सबसे पहले तो आपको सेल मैट्रिक्स बनानी पड़ेगी। ये हो गए सेल्समैन के नाम PQRS और ये हो गए आपके जोन्स के नाम ABCD। कहां गया, डी जोन भी था एक, तो ये डी जोन भी आएगा।
ये मिसिंग है डी जोन, ठीक है। तो ए बी सी और डी 4 जोन यहां पे आपको देखने को मिलेंगे। ये जो सारी की सारी फिगर्स आपको दी गई है ये 000 में दी गई है, 1000 में दी गई है। कैसे कैलकुलेट किए बता देता हूं एक बार कि सर हर एक जोन की हमारे पास सेल्स गिवन है, और अगर आप सेल्समैन के ये जो प्रपोर्शन है इसका टोटल करोगे तो ये आता है 7, 5, 12 और 5, 17, 4, 21, 21 इसका टोटल आता है। तो जैसे ये 1,26,000 रुपए की सेल है तो ये 1,26,021 को इंडिकेट करेगा। तो अगर इस 1,26,000 की सेल को इनमें डिस्ट्रीब्यूट करना हो तो ये आ जाएगा 1,26,000 डिवाइडेड बाई 21 इंटू 7, 42,000 आ जाएगा पी के केस में। 5 के इक्वल कैलकुलेट करोगे तो 30,000 आ जाएगा बी क्यू के केस में। आर के केस में सेम चलेगा, और एस के केस में 4 के लिए कैलकुलेट करोगे तो 24,000 आ जाएगा। सिमिलरली जोन बी जो है 1,05,000 डिवाइडेड बाई 21 मल्टीप्लाई बाई 7 करोगे पी का आ जाएगा 35,000। 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्यू और आर का आ जाएगा, और 4 से करोगे तो एस का आ जाएगा। सी जो जोन है 84,000, तो 84,000 डिवाइड बाई 21 इंटू 7 करोगे 28,000 पी का आ जाएगा। 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 20,000 इनका आ जाएगा, और 4 से करते हैं तो 16,000 ही आ जाएगा। डी की कैलकुलेशन कर देता हूं, 63,000 डिवाइडेड बाई 21 इंटू 7 करोगे तो 21,000 आ जाएगा। 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 15,000 आ जाएगा क्यू आर का, और 4 से मल्टीप्लाई करके 12,000 ही आ जाएगा। सर ये सेल मैट्रिक्स बन गई, लेकिन असाइनमेंट टेक्निक तब अप्लाई की जाती है जब हम इसको लॉस मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इसके लिए आप क्या करते हो, ये जो मैट्रिक्स होती है इसमें हाईएस्ट एलिमेंट पिक किया जाता है। हाईएस्ट एलिमेंट की अगर मैं बात करूं तो 42 आई थिंक, तो 42 में से सारे एलिमेंट को माइनस कर दो। 42 माइनस 42 0, 42 माइनस 35 7, 42 माइनस 28 14, 42 माइनस 21 21, 42 माइनस 30 12, 42 माइनस 25 17, 42 माइनस 20 22, 42 माइनस 15 27, 42 माइनस ये सेम आएगा क्योंकि क्यू और आर सेम चल रहा है। 42 माइनस 24 18, 42 माइनस 20 22, 42 माइनस 16 26, और 42 माइनस 12 विल बी 30। अब जब ये लॉस मैट्रिक्स आ गई तो आप इसमें अब अपने स्टेप्स अप्लाई कर दो, जिसमें सबसे पहले आप रो ऑपरेशन अप्लाई करते हो। सर रो ऑपरेशन के लिए हम क्या करते हैं, रो में मिनिमम एलिमेंट देखते हैं। जैसे कि यहां पे आप देखोगे फर्स्ट रो में तो 0 है, तो अगर किसी भी रो में 0 है तो वो सेम रह जाता है। दूसरी रो में आप देखोगे मिनिमम एलिमेंट जो है वो 12 है, तो 12 आपको सब में से माइनस करना है, तो अकॉर्डिंगली आपको ये फिगर मिल जाएगी। क्यू और आर में तो सेम फिगर सी चल रही है, और लास्ट रो में मिनिमम है 18, तो 18 आपको सब में से माइनस करके ये रो ऑपरेशन हो जाएगा। देन जो रो ऑपरेशन वाली टेबल है इसमें आपको कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करना होता है। तो आप देखोगे पहली रो में तो 0 है तो ये सेम रह जाती है। दूसरी रो में मिनिमम 4 है तो सब में से 4 माइनस कर दो। तीसरी रो में 8 है तो तीसरी कॉलम में हर एक कॉलम में से हर एक फिगर में से 8 माइनस कर दो, और चौथे में हर एक कॉलम में से 12 माइनस कर दो। आपको ये फिगर्स मिल जाती है। देन कॉलम ऑपरेशन में आप लाइन से ड्रॉ करते हो सारे 0 कवर करने के लिए। तो आप यहां पे लाइन अगर कवर कर रहे हो तो सर लाइन एक और एक 2 लाइन कवर होती है। पता नहीं ये लाइन क्यों ड्रॉ करी है इस तरीके से, ये लाइन ड्रॉ करना मेरे समझ में नहीं आया क्यों करिए। एक लाइन ये ड्रॉ करके आप ये वाली लाइन ड्रॉ कर सकते हो। सिंपल कहूं तो 2 लाइन ड्रॉ होती है, जबकि जो ड्रॉन लाइन है दैट शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज और कॉलम, जो कि यहां पे 4 है। तो इसमें फिर इंप्रूवमेंट की जरूरत पड़ती है आपको। इंप्रूवमेंट के लिए आप क्या करते हो, जो अनकवर्ड एलिमेंट होता है उसमें से मिनिमम फिगर पिक करते हो। अनकवर्ड एलिमेंट जो होता है उसमें से मिनिमम फिगर पिक करते हो, उसको क्या करते हो, जो अनकवर्ड एलिमेंट है उस सब में से माइनस कर देते हो, और जहां पे भी इंटरसेक्शन होता है वहां पे प्लस हो जाता है। बाकी सारी फिगर सेम चलती है। तो आपको इसमें इंप्रूवमेंट 1 करना पड़ेगा, 2 करना पड़ेगा, देन लास्ट में जाके आपको यहां पे एलोकेशन मिलेगा। एलोकेशन कुछ इस तरीके से है कि पी को आप फर्स्ट जोन दे रहे हो, क्यू को सेकंड जोन, आर को थर्ड जोन, और एस को फोर्थ जोन दे रहे हो। अकॉर्डिंगली आपका ये फाइनल आंसर बनेगा। फाइनल आंसर आपका ये बनेगा।
इसके बाद अगर हम आगे बढ़े तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7A, सिंपल कहूं तो ट्रांसपोर्टेशन और असाइनमेंट के जो क्वेश्चन होते हैं उनका सॉल्यूशन जो है वो इस तरीके से देख के करवाना मुश्किल होता है, तो मैं यही सजेस्ट करूंगा इन क्वेश्चन को आप खुद करके देखो। हालांकि ये एज इट इज क्वेश्चन हमने ऑलरेडी क्लासेस वगैरह में डिस्कस करे हुए होते हैं और आपने अगर असाइनमेंट पढ़ा है तो आप इजीली इन क्वेश्चंस को कर भी सकते हो। मेरा मेन पर्पस आपको एमटीपी का सॉल्यूशन दिखाना यह है कि कोई फिगर कहां से किस तरीके से आई है और कोई मिस्टेक है तो मैं आपको एनालाइज करवा सकूं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ऑफ कोर्स नेटवर्क एनालिसिस से है और एक सिंपल सा क्वेश्चन ही है। हाँ, लास्ट में फ्लोट और फ्री फ्लोट भी आपसे पूछे गए। फॉलोइंग आर द इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्टेड रिगार्डिंग ए प्रोजेक्ट एंड द टाइम ड्यूरेशन ऑफ ईच रेलिवेंट एक्टिविटी। आपको एक्टिविटीज गिवन है ए से लेकर एफ तक, हर एक एक्टिविटी का प्रीसीडिंग जो पॉइंट है इवेंट है वो बता दिया है और नॉर्मल टाइम भी बता दिया। सबसे पहले तो आपको नेटवर्क डायग्राम ड्रॉ करना है, तो सर सबसे पहले एक इवेंट से आप दो एक्टिविटी निकाल दोगे, ए और बी दो एक्टिविटी निकल गई। देन आपने क्या करना है, ए से सी और डी निकालने हैं, ए से आपने सी और डी निकालने हैं। तो सर ए से सी और डी निकालने हैं तो हमने क्या किया, ये ए एक्टिविटी थी, ये बी एक्टिविटी थी, तो ए से आपने एक डी निकाल दिया और ए से एक एक्टिविटी आपने यहां पे सी निकाल दी। देन आपने बी और सी से ई निकालना था, तो ये जो पॉइंट है वो बी और सी का मिक्सअप आ गया, तो यहां से आपने एक्टिविटी ई निकाल दी। और देन डी और ई से एफ, तो सर ये डी और ई का कॉम्बो आ गया, तो यहां से आपने एक्टिविटी एफ निकाल दी। हर एक एक्टिविटी के साथ जो ड्यूरेशन है 16, 20, 8, 10, 6, 12 वो मेंशन कर दिया। 16, 20 सी के साथ अटैच कर देता हूं 8, 10, 6 और 12 ये इंडिकेट कर दिया। देन क्वेश्चन है का क्रिटिकल पाथ बताओ, ड्यूरेशन बताओ, तो इसके लिए आपको पाथ फाइंड आउट करने पड़ते हैं। तो सर पाथ फाइंड आउट कर लिए। पाथ क्या है, पाथ ये है कि मैं ए से डी पे जा सकता हूं और डी से एफ जा सकता हूं, तो इस सिचुएशन में आपका 28, 16 और 10, 26, 12, 38 डेज लगेगा। दूसरा रूट हो सकता है आपका ए से आप सी की तरफ मूव करके ई एफ पे जाओ, तो फिर 24, 6, 30 और 12, 42 दिन लगेंगे। ए से सी, सी से ई, ई से एफ, ए से सी, सी से ई, ई से एफ, सर 42 दिन लगेंगे। और तीसरा रूट आपका बनता है सर बी से ई और ई से एफ, तो 38 डेज। तो अकॉर्डिंगली आपका 42 डेज वाला जो पाथ है वो आपका क्रिटिकल पाथ रहेगा और ड्यूरेशन विल बी 42 डेज। इसके बाद क्वेश्चन कहता है टोटल फ्लोट और फ्री फ्लोट भी कैलकुलेट करके दो हर एक एक्टिविटी के लिए। तो सर इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, आप एक्टिविटीज के नाम लिख लो। ये आपका नॉर्मल ड्यूरेशन डी हो गया। इसके बाद आपको ईएसटी, ईएफटी और एलएसटी भी कैलकुलेट करने पड़ेंगे। आप देख सकते हो यहां पे ईएसटी कैलकुलेट किए हुए हैं हर एक एक्टिविटी के, हर एक एक्टिविटी के ई यहां पे कैलकुलेट किया हुआ है, तो इसको आप कॉपी कर सकते हो। 0, 16, 0 बी का लिखा हुआ है, देन तो बी का भी 0 ही होगा ऑफ कोर्स। सी और डी का 16, सर सी ये है तो यहां तक पहुंचने के लिए 16 और डी जो है यहां तक पहुंचने के लिए भी 16, तो 16 और 16, 16, 16 आ जाएगा आपका। पहले ये देख लो कि ये ई और एल निकाला कैसे है। तो देखो 1 तक पहुंचने के लिए तो 1 तो स्टार्टिंग एक्टिविटी है ही, तो इसका तो ई और एल हमेशा 0 होता है। इसके बाद जो सेकंड एक्टिविटी है यहां तक पहुंचने का केवल एक ही तरीका है, दिस वन, और इसमें 16 वीक या 16 दिन का जो भी टाइम पीरियड है क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली 16 दिन का ई होगा। इसके बाद 2 के बाद ये 3 है और ये 4 होना चाहिए, तो ये अगर 3 हम कंसिडर करें तो सर जो 3 है, ये जो 3 है यहां तक पहुंचने के 2 तरीके हैं, 16 दिन और 20 दिन। 16 दिन, 16 और 8 24 दिन या फिर 20 दिन, तो हाईएस्ट लिया जाता है तो 24 दिन। 4 तक पहुंचने के 16, 8, 24 और 6, 30, या फिर इधर से आते हो तो 26 तो 30। 5 तक पहुंचने के लिए मैक्सिमम लिया जाता है जो कि आपका क्रिटिकल पाथ का पीरियड ही होगा,
38 डेज का, 38 डेज का, क्योंकि 4 दिन तो इसमें लग रहे होंगे। देख लेते हैं एक बार। 16, 10, 26 और सर 26 कहां तक पहुंचना है आपको? 4 तक पहुंचना है, नहीं 5 तक पहुंचना है। तो सर 16, ये 38 नहीं होना चाहिए, 16 और 10 26 और 12 38, या फिर 16 8 24 36 42। सर ये E42 होना चाहिए, इसका E जो है इसका 42 होना चाहिए, इसका जो E है वो 42 होना चाहिए। सोलह 16 24 31, ये फिर E निकालो ही मत ना, इसकी जब कोई रेलेवेंसी नहीं है, ले ही नहीं रहे तो। और EST, देखो EST यहां पे लिखने के पीछे क्या पर्पज है बता देता हूं, एक बार ध्यान देना थोड़ा सा, कि सर एक्टिविटी ए जो है, एक्टिविटी ए ये होती है तो 1 to 2, तो ये टेल इवेंट का पीरियड लिया जाता है, 0 लिखा जाएगा। सिमिलरली जैसे बी एक्टिविटी है 1 to 3, तो इसका टेल इवेंट ई है तो 0 ई लिया जाएगा। सी एक्टिविटी है तो सी एक्टिविटी है तो इसका टेल ये होता है, तो ये 16 लिखा जाता है। इसके बाद जो डी एक्टिविटी है, ये इसका टेल ये है तो यहां पे भी 16 लिया जाएगा। इसके बाद जो ई एक्टिविटी है, सर ई एक्टिविटी है ये वाली, तो इसका टेल ये है तो इसका ई कंसीडर किया जाएगा 24। एफ जो है, एफ का जो टेल है, टेल सर ये है तो इसका ई 30 लिया जाएगा। ये ई निकाला जरूर है बट इसकी कोई रेलेवेंसी नहीं थी, 30। ईएफटी निकालना हो तो ईएसटी में ड्यूरेशन जो है, ईएसटी से अगर ईएफटी पे आपको जाना होता है तो सर ईएफटी पता नहीं कैसे कैलकुलेशन कर रहे हैं ये, अदरवाइज जब ईएसटी से आप ईएफटी निकालते हो तो उसमें ड्यूरेशन को ऐड किया जाता है। ये गलत निकाल रखा है यहाँ पे, अगर मैं बात करूं तो सर ये 0 + 16 यहाँ 16 आएगा, यहाँ पे ये 0 + 20 ये 20 आएगा। 16 और 8 24 ठीक है, 16 और 10 26 ठीक है, 24 और 6 30 ठीक है, 30 + 12 42 ठीक है, तो ये गलत निकाल रखा है यहाँ पे। सिमिलरली एलएसटी, एलएसटी एलएसटी कैसे निकालते हैं? तो सर एलएसटी निकालने के लिए आपको क्या करना होता है, ये E38 और 38L जो लिखा हुआ है ये गलत लिखा हुआ है, ये 42 आएगा, दोनों ही 42 आएगा, क्योंकि फर्स्ट एक्टिविटी जो होती है उसका E और L हमेशा 0 होता है, और जो लास्ट इवेंट होता है उसका E और L हमेशा वो होता है जो आपका क्रिटिकल पाथ होता है, तो ये 42 ही होगा। ये यहां पे बाय मिस्टेक प्रिंट हुआ है। L देखो निकालने का क्या तरीका होता है, जैसे ये 5 है, यहां तक पहुंचने के लिए सर कोई टाइम नहीं, तो 0 यहां तक पहुंचने के लिए, और क्रिटिकल पाथ है 42, तो 42 में से 0 माइनस करना होता है, 42 आ जाएगा। 5 के बाद 4 पे आते हैं, तो सर 5 से 4 तक पहुंचने के लिए 12 दिन लगेंगे, और क्रिटिकल पाथ है 42, तो 42 में से 12 माइनस कर दो, L आ जाएगा 30। 4 के बाद 3 तक, 5 से 3 पे पहुंचना है सर, 12 और 6 18 दिन, तो 18 माइनस कर दो क्रिटिकल पाथ 42 में से, L 24 आ जाएगा। 2 तक पहुंचना है तो सर 2 तक पहुंचने के लिए 12 6 18 और 8 26, तो 42 में से 26 माइनस कर दो, L आपका आ जाएगा 16। देन 2 के बाद 1 तक पहुंचना है, तो 1 तक 5 से पहुंचना है, तो सर 12 और 6 18 और 8 26 और 16 42, 42 में से 42 माइनस करोगे, L आपका 0 आ जाएगा। तो अकॉर्डिंगली एक्टिविटी ए जो है, एक्टिविटी ए जो है, एक्टिविटी ए जो है वो यहां पे खत्म होती है, तो इसका L क्या है 16। बी यहां खत्म होती है तो इसका 24 है, तो 24 लिख दो बी में। सी एक्टिविटी सर यहां पे खत्म होती है तो इसका भी 24 आ जाएगा। डी एक्टिविटी का एंडिंग इवेंट
सर यहां खत्म होती है तो 30 आ जाएगा। ई एक्टिविटी सर यहां खत्म होती है तो इसका भी 30 आ जाएगा और एफ का 42 आ जाएगा। तो इस तरीके से ये ईएफटी और एलएसटी कैलकुलेट किए जाते हैं। टोटल फ्लोट निकालना है तो एलएसटी में से ईएफटी माइनस कर दो, 16 माइनस 16 0, 24 माइनस 20 4, 24 माइनस 24 0, 30 माइनस 26 4, 30 माइनस 30 0 और 42 माइनस 42 0। और फ्री फ्लोट भी सेम फिगर सी आती है ऑलमोस्ट हर एक केस में जो टोटल फ्लोट आता है। इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 7A अटेम्प्ट कर सकते हो 8 नंबर के लिए। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 7B है, और ये क्वेश्चन है सर एलपी का। बीबी लिमिटेड प्रोड्यूसेस द फॉलोइंग 3 प्रोडक्ट्स, 3 प्रोडक्ट बनाती है कंपनी PQR, 3 रॉ मटेरियल यूज करती है ABC। 1 यूनिट ऑफ P रिक्वायर्स 2 यूनिट्स ऑफ A, 3 यूनिट्स ऑफ B। Q की एक यूनिट को चाहिए 2 यूनिट्स ऑफ B एंड 5 यूनिट्स ऑफ C, और R की एक यूनिट को चाहिए 3 यूनिट्स ऑफ A और 2 यूनिट ऑफ B और 4 यूनिट ऑफ C। द कंपनी हैज 8 यूनिट्स A की है, 10 यूनिट्स B की है, 15 यूनिट C की है, और जो प्रॉफिट आप कमा रहे हो वो कमा रहे हो 3 5 4। आपको प्रॉब्लम को मैथमेटिकली लिख के फिर इसका ड्यूल भी लिखना है। तो सर ठीक है, ये सेम तरीके का क्वेश्चन आपके स्टडी मटेरियल में भी है। सबसे पहले तो आप ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिखते हो, इसके अंदर ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिखते हो। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन को हम मैक्सिमाइज करते हैं, z से इंडिकेट करते हैं। x1 x2 x3 हम क्वांटिटी एज्यूम कर लेते हैं, तो 3x1 प्लस 5x2 प्लस 4x3 आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन आ जाता है। इसके बाद सब्जेक्ट टू कांस्टेंट में अगर मैं बात करूं तो p का कांस्टेंट ये कहता है कि इसमें a की यूनिट चाहिए 2, q में नहीं चाहिए और r में चाहिए 3। तो 2x1 प्लस 3x3 should be less than or equal to 8. 2x1 plus 3x3 should be less than or equal to 8. b की यूनिट की बात करें तो 3x1 plus 2x2 plus 2x3 should be less than or equal to 10. और लास्ट जो है सर इसमें c की यूनिट 5 ये b के लिए, तो 5x2 plus 4x3 should be less than or equal to 15, और नॉन नेगेटिव कांस्टेंट x1 x2 x3 should be greater than or equal to 0। और जब इसका ये प्राइमल हो गया, ये सेम प्राइमल में लिखा जाता है। ड्यू लिखते वक्त पहले इसको प्राइमल बोल दिया जाता है, और प्राइमल से जब ड्यू लिखा जाता है तो हमें मिनिमाइज करना है। जो आपकी ये क्वांटिटीज होती है कांस्टेंट की, ये आ जाती है ऑब्जेक्टिव में। नाम दे देते हैं y1 y2 y3, तो 8y1 प्लस 10y2 प्लस 15y3। सब्जेक्ट टू कांस्टेंट की अगर बात करें तो सर कांस्टेंट हम इस तरीके से लेते हैं, 2 और 3 है x1 के, तो 2y1 प्लस 3y2, 2y1 प्लस 3y2 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 3। देन y2 लेते हैं दिस वन, तो 2y2 और 5y3 should be greater than or equal to 5. Then x3 की वैल्यूज 3, 2 और 4, तो 3y1 प्लस 2y2 प्लस 4y3 should be greater than or equal to 4, और नॉन नेगेटिव कांस्टेंट तो इसको लिखा ही जाता है। सर ड्यूल बस इतना ही लिखना है। आगे जो इन्होंने लिखा है ये क्या करा है, इन्होंने ये कॉपी पेस्ट करा है स्टडी मटेरियल में से, जिसकी वजह से ये क्या है, ये सिंप्लेक्स मेथड के अकॉर्डिंगली जो फाइनल सॉल्यूशन आता है वो भी यहाँ पे गिवन है, जबकि क्वेश्चन की डिमांड नहीं है। तो ड्यूल प्रॉब्लम का आंसर आपका यहीं पे खत्म हो जाता है। और इसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 8, सर शॉर्ट नोट लिखने हैं एनी 4, 5 है इसमें से कोई भी 4 शॉर्ट नोट आपको मेंशन करने हैं। इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्रेज प्रोसेस, बैकफ्लश की लिमिटेशन, टारगेट कॉस्टिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स, असाइनमेंट पे शॉर्ट नोट और लाइफ साइकिल कॉस्टिंग पे शॉर्ट नोट। तो सर ये थ्योरी क्वेश्चन है, आपके पास गिवन है, आप खुद भी यहां पे रीड कर सकते हो। मेन प्रैक्टिकल क्वेश्चन दिखाने के पीछे पर्पज ये, देखो मेरा सजेशन यही है, प्रैक्टिकल करो, 20 नंबर का एमसीक्यू करो, 80 नंबर का प्रैक्टिकल करो और मैक्सिमम टू मैक्सिमम मार्क्स लेकर आओ। थ्योरी क्वेश्चन जो हैं स्किप कर दो, क्योंकि 2 क्वेश्चन की जब आपको चॉइस मिल ही रही है तो क्यों थ्योरी के चक्कर में फंसते हो। क्योंकि थ्योरी में से वैसे भी अगर मैं बात करूं, अगर ये 4-4 नंबर के भी क्वेश्चन है
तो एग्जामिनर 4 में से 4 नंबर भी नॉर्मली नहीं देते। तो ये हमारा SCM का सेट 1 MTP था, जो कि इंस्टीट्यूट ने हमें विद सॉल्यूशन वेबसाइट पे प्रोवाइड करवा दिया है। तो वो आज डिटेल में डिस्कस करना मेरा आपके साथ टारगेट था। फाइनली फिर से याद दिलाना चाहूंगा, अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि इस पे हम काफी बेनिफिशियल कंटेंट आपके लिए अपलोड करते रहते हैं जो कि आपके लिए बेनिफिशियल होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट MTP के साथ। थैंक यू, बाय बाय।